हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। अष्टाध्यायी काशिकावृत्ति के साथ हम सभी लोग पढ़ रहे हैं और इस अध्ययन के क्रम में अब तक हम लोगों ने न पदांत द्विर्वचन वरे यलोपस्वर सवर्णानुस्वार दीर्घजश्चर विधिषु इस सूत्र को पढ़ना प्रारंभ किया था। और इस सूत्र में भी हमने यह जाना था कि अचः परस्मिन् पूर्व विधौ सूत्र के द्वारा जो स्थानिवत भाव रूपी कार्य हो रहा था, मतलब आदेश अपने स्थानीय के समान माना जाएगा, यह जो बात कही जा रही थी वह कार्य पदांत विधि में, द्विर्वचन विधि में, पदांत द्विर्वचन वरे वर प्रत्यय परे रहने पर, यलोप की विधि में, स्वर की विधि में, तब इन सभी विधि में वह स्थानीय के समान नहीं माना जाता। अब सवर्ण का विधान करना हो, अनुस्वार का विधान करना हो, दीर्घ का, जस का, चर का, इन कुछ उदाहरणों को भी देखना बाकी है। देखते हैं, प्रयास करते हैं आज कुछ और उदाहरणों को समझने का कि इन उदाहरणों में जो पूरी प्रक्रिया होगी, देखिएगा, एक धातु है शिश और एक धातु इसी तरह का है पिश। अब शिश और पिश में आप केवल एक वर्ण का अंतर जानते हैं, श और प का अंतर है ना। शिश और पिश में केवल श और प का अंतर है। तो जिस तरह शिश बनेगा उसी तरह पिश बनेगा। देखिएगा, शिश का शिंड ही बन जाएगा तो पिश का पिंड ही बन जाएगा, केवल प का अंतर रहेगा, बाकी सारा कार्य एक जैसा होगा। चलिए तो देखते हैं, सवर्ण का विधान करना हो, क्या करना हो, सवर्ण का विधान करना हो तो अजादेश, अजादेश यानी अच के स्थान पर हुआ आदेश अपने स्थानीय के समान नहीं माना जाता। ठीक, अच के स्थान पर हुआ आदेश अपने स्थानीय के समान नहीं माना जाता। तो अब यहां क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पिंडी पिंडी ये दोनों बता रहे हैं। शिश धातु से लोट लकार लगाएंगे। कौन सा लकार? लोट। ठीक है, लोट लकार लगेगा, शिश लोट। लोट लकार में आप प्रथम पुरुष नहीं, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप चलाएंगे। तो मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय लगना चाहिए, ये बताइए, कौन सा प्रत्यय लगना चाहिए मध्यम पुरुष एक वचन में? तो आपको पता चलेगा कि मध्यम पुरुष के एक वचन में प्रत्यय तिप्तजी के बाद लगेगा सिप। कौन सा प्रत्यय लगेगा? सिप। सिप प्रत्यय लग जाएगा तो हम लगा लेते हैं भाई। चलिए, लोट के स्थान पर आ जाएगा प्रत्यय सिप, जिसका बचता है केवल सी, डिश सी। यहां तक सब पहुंचे हैं। अब आगे क्या होगा? मूल रूप में शिश्लृ धातु था, शिश्लृ, उसी तरह पिश्लृ धातु था। लृ की उपदेशीय जनुनासिक इत से इत संज्ञा होती है, केवल शिश पिश यही बचता है। ठीक है, अब सिप प्रत्यय हो गया। सिप क्योंकि लोट लकार का है, और शिश जो धातु है वह धातु रुध इत्यादि गण की है, रुधादि गण की है। आगम शास्त्र को पढ़ने में भी व्याकरण चाहिए, तो वेद हो, आगम हो, व्याकरण शब्द में सर्वस्व स्थान है। देखिए, कह सकते हैं
व्याकरण मूलत्वात् सर्व विद्यानाम, सभी विद्याओं के मूल में व्याकरण ही है, अतः व्याकरण मूलक ही सारी विद्याएं हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, चलिए। तो हमने किया क्या, किस धातु सी प्रत्यय, किस धातु के बारे में मैं बता रहा था कि यह धातु रुधादिगण की धातु है। देखिए, कुल मिलाकर पाणिनीय व्याकरण में 2200 के आसपास धातुओं का उल्लेख किया गया है। उन 2200 धातुओं को 10 अलग अलग टीमों में बांटा गया है। ठीक, पर 10 टीम एक समान नहीं है। किसी गण में 8 है 10 धातु हैं, किसी गण में 1000 1200 धातु 1100 धातु आ जाती है ना। किसी में 400, किसी में 1000, किसी में 10, किसी में 50, ऐसे ही है ना। तो किसी में कम, किसी में ज्यादा, ऐसे गण को बना दिया गया है। उसमें से एक गण है रुधादि गण। ठीक, रुधादि गण की क्या विशेषता है? इस गण में देखिए, एक सूत्र है रुधादिभ्य, क्या है, रुधादिभ्य स्नम। ये रुधादिभ्य स्नम जो दिखाई पड़ रहा है, यह रुध इत्यादि धातुओं के बाद स्नम प्रत्यय जोड़ देता है। ठीक, रुध इत्यादि धातुओं के बाद नहीं, रुध इत्यादि धातुओं के बाद यदि सार्वधातुक प्रत्यय लगा हुआ हो, सार्वधातुक लकार हो, यानी कि ये लट लोट लंग विधिलिंग, ये चारों में से कोई लकार हो, तो रुध इत्यादि धातुओं को स्नम हो जाता है। स्नम विकर्ण प्रत्यय। स्नम में किसकी संज्ञा होती हुई आपको दिखाई पड़ रही है? श की और म की दिख रही है। स्नम में श की और म की संज्ञा होती हुई दिख रही है, सबको दिख रही है ना। तो यह जो स्नम है, यह स्नम मित है। ठीक है, और जो म की संज्ञा वाला होता है वह मित कहलाता है। और मिदचोन्त्यात् परः एक ऐसा नियम है, इस नियम के आधार पर हम पढ़ चुके हैं, मिदचोन्त्यात् परः पढ़ चुके हैं ना। मित जो होता है वह अंतिम स्वर वर्ण के बाद बैठता है। अब रुधादिभ्य स्नम ने कहा है कि रुध इत्यादि धातुओं में से शिष्य धातु भी है, पिश धातु भी है। इसको स्नम करो, तब स्नम करने के लिए कहां पर स्नम जोड़ेंगे आप बताइए? स्नम इस धातु के अंतिम स्वर वर्ण के बाद जोड़ेंगे। ठीक, इस धातु के अंतिम स्वर वर्ण के बाद देखिएगा, इस धातु में अंतिम स्वर वर्ण श का ई है ना। 21 स्वर वर्ण वही पहला वही अंतिम, उसके बाद स्नम जुड़ गया। ठीक, पर इस स्नम में से म की हलंतिम से इत संज्ञा तस्य लोपा से लोप, श की लशक्व तद्धिते से इत संज्ञा तस्य लोपा से लोप, निम स्नम में से बचा खाली खाल न, और शिश धातु का स तो इधर है, अंतिम स्वरवर्ण के बाद स्नम का न जुड़ गया। ठीक, और प्रत्यय इसके बाद जो सिप प्रत्यय था वह सिप प्रत्यय रह गया वैसे का वैसा। ठीक है, ठीक है, नारायण बताएंगे। ही न स सी, यहां तक पहुंच जाएंगे। मूल रूप में यह शिश धातु है, उसके बाद सिप प्रत्यय, बिचवा में यह स्नम आ गया अंतिम स्वरवर्ण के बाद। ठीक है, यहां तक सभी पहुंच गए हैं। अब यहां लोट लकार में जो सी प्रत्यय होता है, लोट लकार में जो सी प्रत्यय होता है, उस सी प्रत्यय के स्थान पर शेर ह्यपिच इस सूत्र से ही हो जाया करता। सूत्र क्या है? शेर ह्यपिच। ठीक, सी के स्थान पर ही होता है और वह ही अपित भी माना जाता है। ठीक,
तो अब ही हो गया, कोई दिक्कत यहां तक? ही हो गया ना। यह ही जो है ही प्रत्यय कैसा है, ध्यान दीजिएगा। ही प्रत्यय कैसा है, अपित। बाकी संज्ञा नहीं हुई है ना इसमें। आप कहेंगे सिप के जगह पर आया था, सिप तो पित था, सिप के स्थान पर आया सिप प्रत्यय तो प की संज्ञा वाला है, उसके स्थान पर आया जो ही है वह प की संज्ञा वाला नहीं है, वह अपित है। क्यों भाई? क्योंकि शेर ही अपित च, सी के स्थान पर जो ही होगा वह अपित भी कहा जाएगा। ये बात कही है सूत्र ने। तो यह जो ही है वह अपित है और सार्वधातुक भी है। सार्वधातुक के स्थान पर आया है तो सार्वधातुक प्रत्यय कहा जाएगा, है ना। तो अपित है और सार्वधातुक है, इसलिए सार्वधातुकम अपित सूत्र हमने पढ़ रखा है। प की संज्ञा ना हुई हो जिसमें ऐसा सार्वधातुक प्रत्यय गित न होते हुए भी गित माना जाता है, इसी कारण यह जो ही प्रत्यय वह गित मान लिया गया। और गित प्रत्यय परे रहने पर, गित प्रत्यय लगा रहने पर उससे पहले आने वाले श्नम के आ का लोप हो जाता है। ठीक, तो श्नम के आ का लोप हो गया। ठीक है, कब श्नम के आ का लोप हुआ है वह पर में लगे हुए ही प्रत्यय के कारण हुआ है ना। आज के स्थान पर हुआ है आदेश, पर को निमित्त मानकर हुआ है आदेश। ये बातें अभी समझ के रखिएगा, आगे काम आएगा। अच्छा, परस्मिन तक पहुंचे रहिए। ठीक, आगे देखते हैं। अब यहां हमने क्या किया, ही किया। ही जो है ना, इस ही के जगह पर भुजलभ्यो हेर धी, भुजलभ्यो हेर धी। सूत्र क्या है, मैं यहां सूत्र भी लिखूंगा। हु झलभ्यो हेर धी, मतलब क्या है, हु के बाद समझिएगा, हु धातु के बाद तथा झल पर समाप्त होने वाले, झल मतलब झभ घ ढ जब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श ह, हु तथा झलंत धातुओं के बाद ही के स्थान पर धी हो जाता है। अब इसका अंतिम वर्ण श है जो कि झल है। झल में श आता है ना, तो झलंत धातु होने के कारण झलंत धातुओं के बाद आने वाले ही के जगह पर धी हो जाएगा। क्या होगा, धी। ठीक है, चलेगा। ही के जगह पे हो गया धी, सिंफ धी। यहां तक पहुंच गए हैं सभी लोग। अब हमने आगे क्या किया, धी के हुए देखिएगा, श के बाद है धा, श के बाद ध है, तो एक सूत्र है शुनाष्टुः। कुछ लोग इसको शटुना शटु पढ़ते हैं, है ना। तो शुनाष्टुः, तो अच्छा, शटुना शटु ही नहीं, खटुना खटु भी कहते हैं, क्योंकि श को ख बोलते हैं कुछ लोग। तो शुना ष्टुः, तो यहां क्या कहता है शुनाष्टुः, तवर्ग का यदि टवर्ग या श के साथ योग हो जाए तो वह तवर्ग टवर्ग के रूप में बदल जाता है। यह तवर्ग का स के साथ योग हुआ श के साथ, तो यह तवर्ग ध टवर्ग ढ के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, सिंफ ढी। अब इसके बाद देखिएगा, ये झल है, झल है कि नहीं, और उसके बाद ये ढ आ गया, ये झश है, झभ घ ढ ध जब ग ड द, ये झश कहलाता है।
है ना। झभ घ ढ ध जब ग ड द, ये झष है, उसमें ध आता है, ढ आता है, आता है तो झष है। झल के बाद झष आता हो तो झलाम जस झसी, यह सूत्र कहता है। झल प्लस, ये सूत्र क्या कहता है, झल हो प्लस झस हो तो इस झल के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण यानी जस आ जाता, जस। अब झल के स्थान पर तीसरा वर्ण यानी जस आना है, जस। जस मतलब जब गड द, ये श के स्थान पर जब गड द में से कुछ आना है, चाहे ज आए, चाहे ब आए, चाहे ग आए, चाहे ड आए, चाहे द आए, क्या आना चाहिए। अब आप कहेंगे श का उच्चारण स्थान मूर्धा, तो उसके स्थान पर आएगा क्या, मूर्धा उच्चारण स्थान वाला ही आएगा। ये तो तालु है, नहीं आएगा। ये ओष्ठ वाला है, नहीं आएगा। ये ग कंठ वाला है, नहीं आएगा। ड मूर्धा वाला है और द दंत वाला है। तो आपको पता चला या झलाम जस झसी के द्वारा इस शिंस के स के स्थान पर आ जाएगा ड, क्या आ जाएगा, ड। ठीक, हिंड ढी। अब एक सूत्र है झरो झरी सवर्णे, झरो झरी सवर्णे। पहले हो झर, उसके तुरंत बाद फिर हो झर सवर्ण, तो पहले वाले झर का लोप हो जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। पहले हो झर, झर मतलब झबगड़ता जबगड़ता खप चढ़ता चढ़ाता कप श, ये झर है। झर मतलब झ से लेकर शस्टर के स तक, है ना। यानी 23 वर्ण है झर में। झभ घढ़ ध, जब गढ़ ध, खप छठ थ, चट त कप, हर एक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा आ गया, और स इतना आ गया। 23 वर्ण है कुल मिलाकर 23। तो वह 23 वर्ण जो है झर, वह झर प्रत्याहार का वर्ण के बाद फिर तुरंत बाद कोई झर आ रहा हो, कोई भी झर नहीं, सवर्ण झर आ रहा हो, तो ये झर है, इसका सवर्ण ढ है और झर भी है। तो झर के बाद सवर्ण झर आ रहा है, इसलिए पहले वाले झर का लोप हो जाएगा, बन गया सिन ढी। सिन ढी, यहां तक पहुंचे हैं। अब नश्चापदान्तस्य झलि, नश्चापदान्तस्य झलि, यह पद के अंत में न हो, पद के अंत में ना हो। चिन्ह कोई पद थोड़े ना है, चिन्ह ढी एक पद है, तो पद के मध्य में आने वाला जो न होता है, उस न के बाद यदि झल आता हो तो न के जगह पर अनुस्वार हो जाता है। ठीक, अनुस्वार हो जाता है, पिंड ढी। इसी तरह पिंड ढी बना लीजिएगा, है ना। अब अनुस्वार के बाद यय प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, यय मतलब यवर अल यमगणना झभ घढ़ ध जब गढ़ द हो, कप जब गढ़ द खप छठ थ चट त कप, इतना यय है। यय प्रत्याहार का कोई वर्ण हो अनुस्वार के बाद, तो अनुस्वार के स्थान पर वर्ण का सवर्ण हो जाएगा। तो अब यहां अनुस्वार के स्थान पर, इस अनुस्वार के स्थान पर का ढ का सवर्ण करना है ना, बन जाएगा शिंडी। इसी तरह पिंडी, ठीक, ये सवर्ण कर रहे हैं, पर सवर्ण, पिंडी पिंडी बन जाएगा ना। समस्या यहां क्या है, क्या है समस्या। नश्चापदान्तस्य झलि, इस सूत्र से अपदांत जो न था उस न को हम अनुस्वार कर लिए, ठीक। परंतु समस्या क्या है, न के बाद यह जो न दिखाई पड़ रहा है ना आपको, न, यह न नहीं है, यह स्नम है। क्या है, स्नम।
और इस स्नम में, इस स्नसोर लोपा सूत्र से स्नम के आ का लोप हुआ है कि नहीं? और स्नम के आ का लोप तभी होता है जब प्रत्येक क की इत संज्ञा वाला या ङ की इत संज्ञा वाला लगा हुआ हो। तो इस प्रत्यय को निमित्त मानकर आ का लोप हुआ है। तो अच के स्थान पर आदेश हुआ है, पर को निमित्त मानकर हुआ है। अब इस न के स्थान पर पूर्व में कोई विधि करनी हो, पर सवर्ण करना हो, तो फिर नहीं, इस ये यहां जो लोप हुआ है, इस लोप के पूर्व में यानी न के स्थान पर कोई विधि करनी हो, तो अचः परस्मिन् पूर्व विधौ से स्थानीवत भाव हो जा रहा था, क्योंकि अच के स्थान पर आदेश हुआ है, आ के स्थान पर को निमित्त मानकर हुआ है, और इस आ के पूर्व वाले न के स्थान पर हम कोई विधि करने जा रहे हैं, है ना। परंतु तो यह पूर्व, ये क्या हो रहा था, अपना स्थानीय के समान माना जा रहा था, आ के समान माना जाता था। तो यहाँ जो लोप है आ का, वह आ के समान माना जाता, तो न के बाद आ आता, ढ नहीं। न के बाद आ आता, तो न के बाद झल प्रत्याहार रहने पर ही न को अनुस्वार होता है। आ था तो अनुस्वार कैसे हो पाएगा? यानी आदेश जो लोप हुआ है, वो अपने स्थानीय अ के समान नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सवर्ण की विधि में न के जगह पर जो हम अनुस्वार करेंगे और अनुस्वार के बाद फिर परसवर्ण करेंगे, यह सवर्ण विधि है। तो ऐसे में यह जो अच के स्थान पर जो लोप हुआ था, वह लोप स्थानीय के समान नहीं माना जाएगा। सवर्ण के स्थान पर वाला उदाहरण हमने शिंढी पिंडी जान लिया। अब आगे देखते हैं, यहां समझा भी रहे हैं, उसकी वृत्ति को भी समझा रहे हैं, देख लेते हैं। सवर्ण विधिम प्रत्यचादेशो न स्थानीवत भवति शिंढी पिंडी शिशेह पिशेश्च लोण मध्यम पुरुषैक वचने। मतलब शिश धातु और पिश धातु को लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रुधादिभ्य स्नम सूत्र से हित्व धित्व ष्टुत्व जस्त्वेषु कृतेषु, मतलब पहले ही किया, सी के जगह पे ही किया, शेर पिच, फिर ही को धी कर दिया, हुझलभ्यो हेर धी, है ना, धित्व किया, धित्व करने के बाद ष्टुत्व कर दिया, ष्टुत्व कर दिया मतलब ध को ढ कर दिया, धी बन गया। ष्टुत्व करने के बाद शिश का जो श था उसको जस्त करके ड बना दिया, झलाम जस झसी से, है ना। ये सारा करने के बाद जो स्नसोर लोपा से जो आ का लोप हुआ था, वह का गा की संज्ञा वाले सार्वधातुक प्रत्यय को पर में मान करके ही हुआ था, इसलिए पर निमित्तक है ना। और इसलिए अनुस्वार से यही परसवर्ण इति, परसवर्ण करने की विधि में परसवर्ण करना है यदि, तो स्थानीवत नहीं माना जाता। ठीक है, स्थानीवत नहीं माना जाएगा जी। क्या? आ का जो लोप हुआ है, ना के जगह पर ना करने का जो स्टुनाष्टु से करना चाह रहे हैं आप, ठीक है, जरा आप स्टुनाष्टु सूत्र को निकाल लें। ठीक है, प्रश्न पूछा है आपने तो थोड़ा सा मैं दोनों को क्लियरिटी दे देता हूं। एक बार स्टुनाष्टु निकाल लीजिए सूत्र नंबर, और फिर उसके बाद नश्चा पदांतस्य झली सूत्र नंबर निकाल लीजिए। तो स्टुनाष्टु जो सूत्र है ना, खाली स्टुनाष्टु निकाल लीजिए, नश्चा पदांतस्य झली का नंबर तो यहां लिखा हुआ है। स्टुनाष्टु 8-4-41। देखिएगा प्रभु, इधर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा अब आपको। इसका नंबर क्या है? 8-4-41। ठीक, अब बताइए 8वें अध्याय के चौथे पाद के 41वें नंबर सूत्र से जो कोई भी कार्य होगा, वह नश्चा पदांतस्य झली को पता चल पाएगा क्या? नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि ये तो बाद का सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा जो कोई कार्य होगा वह इस सूत्र को नहीं पता चल पाएगा। तो स्टुनाष्टु से आप न कोणा कर भी दोगे तो भी इस सूत्र की दृष्टि में वहां पर न दिखाई पड़ेगा, और यह सूत्र न को अनुस्वार कर डालेगा। ठीक है, अब मान लीजिए न को हमने अनुस्वार कर डाला, किस सूत्र से किया? न को अनुस्वार इस सूत्र से किया, इस सूत्र से अनुस्वार किया है, तो वो कार्य तो इस सूत्र को पता है ना।
पहले के सूत्र ने जो कार्य किया वो बाद वाले को पता है, पर बाद वाले ने जो किया वो पहले वाले को नहीं पता है। तो इसको पता है कि यहां तो अनुस्वार हो गया है, ठीक, केवल अनुस्वार हो गया, इतनी बात नहीं। अनुस्वारस्य यही परसवर्ण से जो परसवर्ण होगा वह 8-4-58 नंबर सूत्र से होगा, ठीक। परसवर्ण जो होगा वह 8-4-58 नंबर सूत्र। अब देखिए स्टुनाष्टु तो लग नहीं पाएगा, क्योंकि स्टुनाष्टु की दृष्टि में वहां पर अनुस्वार बैठा है, और अनुस्वार से ही परसवर्ण ने उस अनुस्वार को परसवर्ण कर डाला है, णा कर दिया है, जो कि भी स्टुनाष्टु को नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। इतनी बात स्पष्ट है। तो अब यहां कह रहे हैं अनुस्वार की बात, अब उदाहरण दे रहे हैं, ठीक। अब अनुस्वार वाला हो गया उदाहरण, क्या हमने देख लिया, पदांत, द्विर्वचन, वरे, यलोप, सर, सवर्ण, सवर्ण भी देख लिया ना। अनुस्वार, दीर्घ, जस, चर, ये 4 बचे हैं। अनुस्वार, दीर्घ, जस, चर। उसी तरह की बात है, तात्पर्य क्या करें, अनुस्वार की विधि करनी हो तो अनुस्वार की विधि के प्रति भी अच के स्थान पर हुआ आदेश स्थानीय के समान नहीं माना जाता। सिमशंति, पिमशंति, ठीक। तात्पर्य यहां भी वही धातु है, शिश और पिश, ठीक। शिश और पिश वही दो धातु है। मैं खाली शिश लिखता हूं, शिश नहीं लिखता हूं, स्नम लगा करके शिश लिखता हूं। और यहां भी स्नम, इसके बाद प्रत्यय क्या लगा है, तिप्त जी वाला झी लगा, उसी के जगह पे अंति हो गया है, पठंती इत्यादि की तरह, ठीक चलेगा। सिन अंति, यहां जो है अंति प्रत्यय के कारण इस स्नम के ना का लोप हो जाएगा, स्नसोर लोपा, क्योंकि अंति प्रत्यय जो झी प्रत्यय है वह तिप प की संज्ञा वाला नहीं है। प की संज्ञा वाला न हो तो स्नम के आ का लोप हो जाता है, स्नम के आ का लोप हो गया स्नसोर लोपा से, तो सिन अंति ऐसा हो गया। यहां जो आ का लोप हुआ है वह आ का लोप पर के अंति प्रत्यय को निमित्त मानकर हुआ है। अब इस न के, इस आ के लोप के पूर्व में जो न है उस न को कोई कार्य करना हो तो अचः परस्मिन पूर्व विधौ सूत्र लग सकता है। अच का लोप हुआ है, पर को निमित्त मानकर हुआ है, और उसके पूर्व के स्थान पर विधि की जा रही है, तो लग सकता था। परंतु न पदांत द्विर्वचन वरे यलोपस्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिशु ने कहा कि इस न के जगह पर अनुस्वार करना है। इस न के जगह पर अनुस्वार जो किया जा रहा है, यह अनुस्वार करने में भी, इस अनुस्वार को करने में भी आदेश अपने स्थानीय के समान नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? यदि आदेश यहां आ का लोप हुआ उसको आ के समान मान लेते तो न के बाद अ मिलता, झल नहीं मिलता। न के बाद झल मिले तभी अनुस्वार हो पाएगा, ठीक। तो यहां देखिएगा क्या कह रहे हैं, सिंशंति पिंशंति में नश्चा पदांत से झली, इस सूत्र से झल प्रत्याहार परे रहने पर, श परे रहने पर जो अनुस्वार किया जा रहा था वहां पर स्नसोर लोपा सूत्र से जो आ का लोप हुआ था, स्नम में न में से आ का लोप हुआ था, वह अपने स्थानीय के समान नहीं माना जाता, ठीक है। तो सिंशंति पिंशंति भी हो जाएगा। अब इसके बाद उदाहरण दे रहे हैं दीर्घ, जस और चर, ये 3 उदाहरण बचे हैं। इन तीनों उदाहरणों को भी हम लोग भगवान ने चाहा तो जल्दी जल्दी खींच के खत्म कर देंगे। दीर्घ उदाहरण भी देख लेते हैं। दीर्घ विधिम प्रति अजादेशो न स्थानिवत भवती, दीर्घ विधान करना है तो भी अच के स्थान पर हुआ आदेश अपने स्थानीय के समान नहीं माना जाता। जैसे उदाहरण देखते हैं, क्या है उदाहरण कोई दीर्घ विधान करना हो, दीर्घ का मतलब क्या है अभी प्रक्रिया से बढ़िया से हम लोग समझते हैं। जैसे उदाहरण दिए दिए प्रतिदीव्रा, प्रतिदीव्रे बनाते हैं। प्रतिदीव्रा, प्रतिदीव्रे,
चतुर्थी, तृतीया एक वचन और चतुर्थी एक वचन का रूप है। प्रतिदीव्रा और प्रतिदीव्रे। यहां प्रतिदीव्रा नहीं होना चाहिए, है ना, प्रतिदीवना है। दीव्र वही दीव्न होना चाहिए, प्रतिदीवना प्रतिदीवने है। ठीक, चलेगा। जैसे प्रतिदीवन शब्द है, प्रतिदीवन शब्द यहां लिखते हैं हम। प्रति दीवन धन, इस प्रतिदीवन शब्द के बाद प्रत्यय लगा है टा, जिसका बचता है आ, अथवा प्रत्यय लगा लीजिए गे, जिसका बचता है ए। ठीक, चलेगा। यहां क्या हुआ, कैसे बना, यहां होगा बनाते हैं। ठीक है, यहां क्या है, भ संज्ञा होगी, भ संज्ञा होगी। सूत्र है यचि भम। कौन सा सूत्र है, ठीक, कौन सा सूत्र है बताओ, यचि भम, हाँ ठीक है, यचि भम सूत्र है। तो यचि भम सूत्र ने क्या कहा, प्रत्यय का पहला वर्ण य हो अथवा अच हो, प्रातिपदिक यानी शब्द के बाद लगने वाला प्रत्यय का पहला वर्ण य हो अथवा अच हो, तो उससे पूर्व में रहने वाले की भ संज्ञा होती है। पर वह जो प्रत्यय है वह प्रत्यय सु औजस अमौट से भिन्न होना चाहिए। ठीक, सु औजस अमौट तथा शी, इतने प्रत्ययों से भिन्न प्रत्यय होना चाहिए वह प्रत्यय। ठीक है, चलेगा। तो है, ठीक है, उन सभी प्रत्ययों से भिन्न है, सु औजस अमौट तथा शी इनसे भिन्न है। क्या और गे, अब भ संज्ञा होगी। किसी भी भ संज्ञक शब्द के, किसी भी भ संज्ञक शब्द में यदि अन आता हो, क्या आता हो, अन, किसी भी भ संज्ञक में अंत में यदि अन आता हो तो सूत्र है अल्लोपोनः। कुछ लोगों को यहां अल्लाह दिखाई पड़ने लग जाते हैं, है ना, अल्लोपोनः। तो यहां अल्लोपः अनः, तीन शब्द हैं, अत लोपः अनः, अत लोपः अनः। ठीक, अ के लोप हो जाता है, किसका लोप हो जाता है, अ का, किसके, आ का, अन के आ का, कब, जब भा संज्ञा होती है तब। ठीक, यादि अजादि प्रत्यय पर में हो, इसके कारण भ संज्ञा हुई और इसी के कारण अन के आ का लोप हो गया। प्रतिदीवन जो था वह प्रतिदीवन दिवन बन गया, दिवन, है ना। अब एक सूत्र है हलिच, एक सूत्र क्या है, हलिच। वह कहता है र अथवा व से, ध्यान दीजिएगा, क्या है, र अथवा व के बाद यदि हल आता हो, किसके बाद, र अथवा व के बाद हल आता हो, हल है, तथा र और व से पहले इक आता हो, क्या आता हो, होना चाहिए र अथवा व। ठीक, इसके पहले हो इक और इसके बाद में हो हल, तो इक को दीर्घ हो जाता है। तो ये रहा वो, इसके बाद हल और इसके पहले इक,
तो उस इक को दीर्घ होने लगा, दी जो था वह दी बनने लगा। ठीक, प्रतिदीवना बन गया, इस तरह वाला बन गया। गे प्रत्यय रहेगा तो प्रतिदीवने इस तरह बन जाएगा। परंतु ध्यान देने वाली बात यहां यह है, प्रतिदीवना और प्रतिदीवने में कि आकार का जो लोप हुआ है यहां दीव में, दीवन दिवन था, दिवन दिवन में न के पहले वाले अ का जो लोप हुआ है इस सूत्र से अल्लोपोनः से, किससे हुआ? अल्लोपोनः से अन के अ का लोप हुआ। वह जो आ का लोप है, वह आ का लोप कहां हुआ? इसमें क्यों हुआ है? पर में प्रत्यय के कारण भ संज्ञा हुई है, उसी कारण है ना, तो पर को निमित्त मानकर ही हुआ है। और उसके पहले वाले इस अ का लोप हुआ है, उसके पहले ई को दीर्घ किया जा रहा है। तो पूर्व विधि भी है, अच के स्थान पर आदेश हुआ है, पर को निमित्त मानकर आदेश हुआ है, और पूर्व के स्थान पर विधि की जा रही है ना। तो अचफ परस्मिन पूर्व विधव लग रहा है। इस कारण यह आ आदेश जो है वह अपने स्थानीय के समान मान लिया जाता, तो पूर्व की विधि ई नहीं हो पाती, क्योंकि उसके तुरंत बाद व के बाद हल ना मिल पाता, व के बाद अ मिलता, अ दिखाई पड़ता। यदि स्थानीय के समान मान लेते तो हलीचा से दीर्घ ना हो पाता, दीर्घ ना हो पाता, प्रतिदीवना ना बनता, प्रतिदिम्ना बनता, दिवना दी ह्रस्व रह जाता। ठीक है, तो क्या हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां है क्या, यहां दीर्घ विधि करना था, है ना। हलीचा से दीर्घ कर रहे थे, दी ह्रस्व था उसको दीर्घ विधान कर रहे थे। दीर्घ विधान करना हो तो अचः परस्मिन पूर्व विधौ नहीं लगता। ठीक है, स्पष्ट है। तो प्रतिदीवना प्रतिदीवने ये दोनों बन जाएगा, दीर्घ विधि का उदाहरण हो गया। प्रतिदिवन शब्द की भ संज्ञा हुई, प्रतिदिवन नित्यस्य इत्येतस्य भस्य, इस भ संज्ञा का इत्यधिकृत्य तृतीयैक वचने चतुर्थैक वचने च, तृतीया एक वचन के गे टा प्रत्यय लगे रहने पर, चतुर्थी के एक वचन के गे प्रत्यय लगे रहने पर अल्लोपोनः से आ का लोप हो गया, प्रतिदिव्न हो गया, दिव में से अ का लोप हो गया। और इसके बाद वह जो आ का लोप हुआ वह पर को निमित्त मान करके हुआ है। उस आ का यदि हम स्थानीवत भाव मानते, यदि उसको स्थानीय के समान मान लेते, तो पर में अच मिलता, हल न मिलता, और हलिचा सूत्र से दीर्घत्व नहीं हो पाता। और न ह्ययम वकारो हल परः इति अस्माद वचन, क्योंकि यह जो दिवन में से देख लीजिएगा ऐसा है, दिव न, यहां आ का जो लोप हुआ है, वह आ का जो लोप हुआ है वह अपने स्थानीय के समान मान लिया जाता, आ के समान मान लिया जाता, तो वह न ही अयम अकार, क्या कह रहे हैं, यह अकार, यह वकार जो है यह हल परः नहीं है, इसके पर में हल थोड़े ना है, ये तो अच पर है, इसके पर में अच है ना। परंतु अस्माद वचनात् भवति, इस सूत्र में जो वचन कर दिया गया उस वचन से यह है, पूर्व में दीर्घ विधि करनी है तो आदेश अपने स्थानीय के समान नहीं माना जाता, यहाँ आ के जो लोप हुआ वह अपने स्थानीय अ के समान नहीं माना जाएगा, और तभी आसानी से दीर्घ हो जाएगा, तो दीवना दीवने इत्यादि बन पाएगा। स्पष्ट है। अब दीर्घ के बाद दो विधियां और बची हैं, जस और चर। जस और चर, इन दोनों विधियों को देखते हैं, फिर उसके बाद और काफी बातें हैं इसमें। जस और चर विधि यहां तक देख लेने के बाद एक पैराग्राफ ये है और दूसरा बड़ा सा पैराग्राफ ये है ना लगभग। तो बाकी जो बचते हैं दो पैराग्राफ उनको कल देखा जाएगा, पर जस और चर ये दो उदाहरण देख लिया जाए, है ना। जस विधिम प्रति, जस का विधान करना हो तो भी अच का आदेश स्थानीय के समान नहीं माना जाता। जैसे सग्धिश्च में, सपीतिश्च में, माध्यम दिन संहिता में देखा है, बब्धाम ते हरि धाना, ये भी है। निरुक्त में यहां अद धातु को तीन प्रत्यय लगा, ठीक। तात्पर्य क्या है, यहां थोड़ा सा दो मंत्र दे रहे हैं, सग्धिश्च में
सपीतिश्च में, इस मंत्र में तगधि शब्द बना है और इस मंत्र में बब्धाम शब्द बना है। तगधि और बब्धा, इन दोनों शब्दों को पकड़िएगा। अद धातु है मूल रूप में, ठीक। तगधि और बब्धा बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा? अद धातु है, उसको अद, ठीक। अद धातु है, ए उस अद धातु को तो सगधिश्च में, और यहां देखिएगा क्या है, अद है, अद धातु है। अब इस अद धातु को ध्यान से देखिएगा, अद के स्थान पर हो गया घस, धातु था अद, उसके स्थान पर आ गया घस, घसलि आया था पर घस बचता है। सूत्र है 2 4 39, अद के स्थान पर घस करने वाला सूत्र है 2 4 39। बहुलम छंदसी लिखा हुआ यहां, लिखा है वही लिखे। अद धातु था, उसके बाद प्रत्यय लगा हुआ था क्तिन। क्या प्रत्यय लगा था? क्तिन। तिन में से बचता है ती। क्या बचता है? खाली खाल ती बचता है। घस ती है, अद ती था, घस ती हो गया। क्या हो गया? अद धातु पर क्तिन प्रत्यय लगने पर बहुलम छंदसी, इस सूत्र से अद के स्थान पर घसलि आदेश हो गया, ठीक। बहुलम छंदसी सूत्र से अद के स्थान पर घसलि आ गया। घसलि जो आदेश हुआ, घसलादेश लिखा, घसलि आदेश घसलादेश, है ना। तो घसलि आदेश हो गया, बचता है घस। अब घसी भसोर हलिच, घसी भसोर हलिच, घस धातु और भस धातु, घस धातु और भस धातु के बाद हल लगा हो, हल यानी व्यंजन, यति त हल है ना, व्यंजन है, तो उसके उपधा का लोप हो जाता है। इति उपधा लोप हो गया ना, बन गया घसती, ठीक। अब झलो झली, इससे सकार का लोप हो गया। झलो झली क्या कहता है? झल के बाद और झल से पहले आने वाला स गायब हो जाता है। 2 झल के बीच में आने वाले स का लोप हो जाता है। इधर झल इधर झल, बीच में आया स गायब, घती हो गया, घती। अब झषस तथोर्धोधा, झषस, यहां देखिए पूरा लिखा है, बहुलम छंदसी से घस किया, घस के घा का उपधा का लोप किया, आ का, तो घ हो गया, घ आधा और स। फिर झलो झली से स का लोप कर दिया, तो घ और ती हो गया। अब झषस तथोर ध से, धोधा से घ के जगह पे ध कर दिया, घ जो था वह ध बन गया, ध ती, ठीक, ध ती। धाती जो है यहां होगा क्या? झसस तथोर धोधा कहता है झस होना चाहिए पहले, अच्छा सॉरी, यहां घ ही रहेगा, झस है। झस के बाद आने वाले त और थ को ध होता है। झस के बाद, झस मतलब झभ घढ़ ध के बाद आने वाले त और थ को ध हो जाता है, तो त को ध हो गया, यानी ती को धी हो गया, घ धी, ठीक। अब फिर इसके बाद
उपधा लोपस्य स्थानिवत्वात्। अब यहां जो घस में से जो उपधा आ का लोप हुआ है, ध्यान दीजिएगा, घस में से आ का लोप हुआ है ना, तभी तो घ बचा है ना, वह अच के स्थान पर हुआ है। वह जो लोप, देखिए स का भी लोप हुआ है लेकिन वह स्थानिवत नहीं माना जाएगा क्योंकि वर्ण विधि था, परंतु आ का जो लोप हुआ वह स्थानिवत माना जा सकता था क्योंकि अचह परस्मिन और पूर्व विधो भी, इस घ के स्थान पर कोई विधि करने जा रहे हैं तो घ के बाद वाले आ का लोप स्थानीय के समान माने जाने लगता। परंतु कह रहे हैं घ का उपधा लोप जो हुआ था, घ के आ का लोप, वह स्थानीय के समान मान लिया जाए तो झलाम जस झसी सूत्र से घ के स्थान पर जस तो नहीं हो पाएगा। घ के बाद झस हो तो घ के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता झलाम, ये झल हो उसके बाद झस हो तो झल के स्थान पर जस यानी घ के स्थान पर ग हो जाता है। यह तब हो पाएगा जब इसके तुरंत बाद झस हो। परंतु यदि हम उपधा जो लोप हुआ था अ का लोप, उसको स्थानीय के समान मान लेते तो घ के बाद अ मिलता, धा तो मिल नहीं पाता। तो झलाम जस झसी जस्तम न स्यात्, जस तो न हो पाता, परंतु अस्माद वचनात् भवति। इसने कहा था जस चर विधिषु, जस का विधान करना हो तो भी अच के स्थान पर हुआ आदेश अपने स्थानीय के समान नहीं माना जाता। यह जस विधान हो रहा है, जस मतलब जब गद हो रहा हो तो, है ना, तो ग हो रहा था, इस कारण से यहां भी स्थानिवत मान लिया, स्थानिवत नहीं माना गया तो गधी बन गया। अब गधी समाना गधी इति सगधी, समान के जगह पे स हो जाता है, ठीक। गधी अध धातु के 3 प्रत्यय लगकर बना हुआ है, भोजन, ठीक चलेगा, अद ती, हाँ छंद में वैदिक में तो सगधी ये हो गया। अब इसके बाद बबधाम भी उदाहरण बताते हैं। यहां भस धातु है, बबधाम भी उसी तरह का उदाहरण है ना, जस चर। अच्छा जस के बाद अभी जस ही उदाहरण दे रहे हैं, चर कहां से शुरू होगा भैया, हाँ चर यहां से शुरू हो रहा है और उसका उदाहरण दिया है जक्षतो जक्षु हो अक्षन पितरोमीदमंत, चलेगा। बबधाम देख लेते हैं, भस धातु है। अच्छा कितना बचा, इतना बचा है ना, ठीक है, इतना बचा, अभियान भर का रहने देते हैं, है ना। भगवान वाल्मीकि रामायण का आज हो सकता है सर्ग बड़ा हो तो उसी को खत्म किया जाए, है ना। आज रोकते हैं इसको। बबधाम के साथ जस विधि का एक उदाहरण और चर विधि के 2-3 उदाहरण हम लोग कल देखेंगे और यह सूत्र समाप्त करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद परसों तो क्योंकि त्रयोदशी हो जाएगी और परसों त्रयोदशी हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग परसों केवल परसों हम लोग शिशुपाल वध भी पढ़ेंगे और उसके बाद चतुर्दशी को हम लोग द्विर्वचने पूरा करके इस प्रकरण को समाप्त करेंगे, ठीक है। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। अच्छा जन सन खनाम संझलोह में अनुनासिक अंग के स्थान पर आ आदेश हो जाता है तो आ यहाँ पर स्थानीय, यहाँ पर आ माइनस आ किस सूत्र से हुआ, कैसे भैया, पहले